राजनीपुर नाम का एक गांव था जहां पर दो दोस्त विशाल और आयुष्मान रहते थे। आयुष्मान को खाना बहुत पसंद था, मगर उसके माता पिता गरीब थे। विशाल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था। एक दिन आयुष्मान विशाल के पास आता है। अरे विशाल, क्या हुआ? आजकल तू बाहर ज्यादा घूमता क्यों नहीं? यार, बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेकर जाते हैं। अब मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजें। हाँ, बात तो सही है, मगर मेरे पिता हर दिन मेरे लिए खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पिता मुझे नए कपड़े देते हैं और जब भी उन्हें समय मिले मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और कभी कभी तो बिठाकर मुझे जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। अच्छा छोड़, जाने दे। कुछ खाएगा? क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता के बनाए खाने से भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, मगर तू मुझे वड़ा पाव खिलाने ले चल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा और सुन, तुझे मैं उसमें काम पर भी रखूंगा, तो अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। विशाल आयुष्मान को लेकर वड़ा पाव खाने जाता है। 20 साल बाद विशाल गांव में एक बड़ा ढाबा खोल देता है और आयुष्मान अपने पिता के साथ उनके खेत में काम करने लगता है। एक दिन विशाल आयुष्मान को अपने ढाबे पर बुलाता है। विशाल अपने ढाबे में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर आयुष्मान आ जाता है। विशाल, बाहर जा। मगर बाहर जा, बाद में आना। आयुष्मान ढाबे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति ढाबे से चला जाता है और विशाल आयुष्मान को ढाबे में बुलाता है। आओ आओ आयुष्मान। अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूं तो तुम अंदर क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मगर तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और मेरा निरादर किया। अच्छा देख आयुष्मान, बचपन में तेरे पर रहम करके मैंने तुझे बहुत खिलाया है। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूं। खेती छोड़ अपने पिताजी की और यहां आजा काम करने के लिए। नहीं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं और खुश हूं। खुश? तो खुद को देखता है कि नहीं? यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं आयुष्मान। मेहरबानी कर रहा हूं तुझ पर, आजा। क्या मेहरबानी मेहरबानी लगा रखी है? तू मुझे मेरा दोस्त लगता था, इसलिए तेरी मेहरबानी को मैं दोस्ती समझता था। तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं का। तेरे जैसे लोगों को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं। चल निकल, अभी निकल जाए यहाँ से। आयुष्मान ढाबे से निकल जाता है और अपने पिता के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके पिता के सिर पर बादल मंडरा रहा है। पिताजी, ये बादल ये कैसे? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बादल हमारे पूर्वजों की देन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और अब वो समय आ गया है कि ये शक्ति मैं तुम्हें सिखाऊं। मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हमारा परिवार अनोखा है। हमारे पास बादलों को अपने वश में करने की शक्ति है, मगर ये जादुई शक्ति पिता बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं। मैं जैसा हूं खुश हूं, मुझे ये जादू नहीं चाहिए। धैर्य रखना बेटा, और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई निरादर करे तो इस पर कभी गुस्सा या फिर वापस इज्जत पाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उनका निरादर तुम्हारी कीमत नहीं बताता, बल्कि उनके चरित्र को दिखाता है। इतना कहकर आयुष्मान के पिताजी वहां से गायब हो जाते हैं। अचानक से आयुष्मान के गले में एक सोने की चेन आ जाती है, जिस पर सूरज बना हुआ था। पिताजी, नहीं पिताजी! आयुष्मान के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वो एक बादल पर खड़ा हो जाता है, जो उसके पैरों के पास ही था, और बादल उसे आसमान में लेकर जाता है। उसे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं। मैं अपने पिताजी की दी हुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन आयुष्मान बादलों का इस्तेमाल करके एक नया ढाबा बना लेता है और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है।
आयुष्मान नीचे बादलों के पास खड़ा था, तभी एक आदमी वहाँ आता है। ये क्या है? ये बादल है। इस पर अगर आप चढ़ जाएं, तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा। बादलों का ढाबा? यानी बादलों के ऊपर ढाबा? जी बिल्कुल। आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक महाराज है जो स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वो आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादल उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वो बादल पर ढाबा देखता है, वो कहता है, अरे यहाँ तो सच में ढाबा है, वो भी बादलों से बना हुआ। वहाँ आयुष्मान ने शांतनु नाम के एक महाराज को रखा था जो खाना बनाता था। शांतनु विशाल का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर ये बात उसने छुपा कर रखी थी। आपको कहाँ जाना है? मैं तो दूसरे गांव जमानपुरी जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बादल आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। सच में? अगर ऐसा है तो अब मैं यहीं पर खाना खाने आया करूँगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूँगा। वो आदमी बादल पर बैठ जाता है और बादल उसे जमानपुरी पहुँचा देता है। धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग आयुष्मान के ढाबे पर पहुंचने लगते हैं, और जहां भी उन्हें जाना होता, बादल उन्हें आराम से पहुंचा देता। एक दिन बादल पर विशाल आता है और आयुष्मान को देखकर कहता है, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली आयुष्मान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। मैं नहीं विशाल, मेरे पिताजी। ये शक्ति मुझे मेरे पिताजी से मिली है। आओ कुछ खा लो, जो चाहे खा सकते हो। इसे अपना ही ढाबा समझो। आयुष्मान जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। विशाल ढाबे में शांतनु को देखता है। शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर चले गए थे ना? शांतनु वही व्यक्ति था जिससे विशाल बात कर रहा था, और जब आयुष्मान ढाबे में आया था तो विशाल ने उसे बाहर भगा दिया था। वो विशाल भाई, मैं शहर जाने ही वाला था, मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है तो मैं यहीं रुक गया। तुम खुद सोचो, कौन ऐसा काम छोड़ना चाहेगा? धोखेबाज और झूठे हो तुम। मैं झूठा हूं? तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? ये सब छोड़ो विशाल, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें ये ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे बादलों की शक्ति किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का अनुभव और मेरे हाथ का खाना दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। विशाल थोड़ी देर सोचता है। क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ हमें करना क्या है। बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चेन है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूं कैसे। शांतनु विशाल को सारी योजना बताता है। रात होती है। शांतनु और विशाल आयुष्मान के घर पहुंचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विशाल आयुष्मान से कहता है, ये देख, आज मैं अपनी गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। तेरे घर में गिलास तो होगा ना ये दूध पीने के लिए? ला, मैं गिलास में लेकर आता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विशाल रसोई में जाकर 3 गिलासों में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वो आयुष्मान को दे देता है और बाकी 2 में से एक शांतनु को और दूसरा अपने लिए रख लेता है। जैसे ही आयुष्मान दूध पीता है, वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर शांतनु कहता है, वाह, देखा विशाल, हमारी योजना काम कर गई। अब मैं इसकी चेन निकाल लेता हूँ। शांतनु उसकी चेन निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस चेन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं। देखा विशाल, ये चेन ही बादलों को अपने नियंत्रण में रखती है। विशाल, तुम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं भी। तुम तो बेहोश थे ना? बादल शांतनु के पास आकर एक जेल बना देते हैं और शांतनु बादलों की जेल में कैद हो जाता है। तुम्हें लगा इस चेन से मुझे शक्तियां मिलती हैं? और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा? जब तूने मुझे योजना बताई थी
तभी बादलों के जरिए मैंने सबसे पहले आयुष्मान को ही ये बात आकर बता दी थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं। रमेश अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी हरे धनिये ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश ने 10 रुपए लेकर हरे धनिये उस ग्राहक को दे दिए। भैया 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये हरे धनिये बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने बिट्टू को 10 रुपए में धनिये दे दिए। बिट्टू वो हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस गांव में कोई भी हरा धनिया नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बिट्टू क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। रमेश शाम को अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी स्वाति से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता स्वाति कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये देता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में हरे धनिये के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरा धनिया रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहकों को हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो स्वाति, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतनी जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे धनिये बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को हरे धनिये ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रमेश, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिये बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने रमेश को अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बिट्टू एक दुकानदार के यहाँ पर हरा धनिया लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के धनिये दे दो। दुकानदार ने ना के बराबर धनिया बिट्टू को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता। तो फिर अपने भोजन में हरे धनिये खाना बंद कर दो।
रमेश इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे धनिया उगाया करते थे। उस दौर में मैं दुकानदारों को हरा धनिया मुफ्त में दे देता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना चाचा। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रमेश, लेकिन हरे धनिये का जादुई गांव आज भी है। ये सुनकर रमेश बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। रमेश, गांव के सभी लोग ये समझते हैं कि मैं अपने खेत में हरे धनिये उगाया करता था, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं उस दौर में हरे धनिये के गांव से लेकर आता था, जो कि एक जादुई गांव है। उस जादुई हरे धनिये के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, ये केवल मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई हरे धनिये के गांव में जाओ और वहां से हरे धनिये लेकर सारे गांव में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। बलिया चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं रमेश, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं जादुई हरे धनिये के गांव में पहुंच जाओगे। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर बलिया चाचा वहां से चले गए। जहां तक बलिया चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जड़ से ही समाप्त हो जाए। रमेश बलिया चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। रमेश उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रमेश ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब हरे धनिये के ही बने हुए थे। रमेश आश्चर्यचकित रह जाता है। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु हरे धनिये की बनी हुई है। तभी रमेश के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई हरे धनिये का गांव है। रमेश ने देखा कि वो व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिये ले जाना चाहते हो, ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रमेश बहुत सारे हरे धनिये लेकर तालाब के किनारे आ पहुँचा और तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही रमेश ने अपने गांव में प्रवेश कर लिया। अरे वाह, जादुई हरे धनिये के गांव से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं रोज वहां से हरे धनिये लाकर गांव में मुफ्त में बांटूंगा। रमेश उस दिन से गांव में मुफ्त धनिया बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रमेश से आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे धनिये को भोजन में डालना शुरू किया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो व्यक्ति रमेश को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन के बाद रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से रमेश के गांव के बीमार लोग सही होने लगे और रमेश को बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये दो कौड़ी का रमेश अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहां पर रमेश अपना ठेला लगाता था। रमेश, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रमेश को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। क्या कहना चाहते हो तुम? रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से गांव के तमाम बीमार लोग स्वस्थ हो गए और रमेश हमसे हरे धनिये के पैसे भी नहीं लेता है। तुम सब पागल हो गए हो। ये मुफ्त में हरे धनिये जरूर देता है, लेकिन गांव के ना जाने कितने मूर्ख लोग इसके हाथ में बहुत सारे पैसे रखकर चले जाते हैं। क्या कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि उनके परिवार में बरसों से बीमार लोग रमेश के हरे धनिये खाने से ठीक हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कभी तुमने इससे पूछा है कि आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे धनिये लाता कहां से है? मुझे विश्वास है कि ये जरूर कहीं से चोरी करके लाता होगा। तभी वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे धनिये खाने से लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ जमींदार, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुई है। भीड़ देखकर जमींदार बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार इतना डर गया कि अगले दिन वो गांव छोड़कर ही चला गया। रमेश की पत्नी स्वाति रमेश से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि बलिया चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने सही कहा था स्वाति। तभी वहाँ पर बलिया चाचा आ गए और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखकर बोले, क्या कहा था मैंने तुमसे? उस जादुई हरे धनिये के गांव से हरे धनिये लाने के बाद उसका चमत्कार देखना। बलिया चाचा की बात सुनकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों हंसने लगते हैं। नीलिमा के पिता की मौत के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनियां बनाया करती थी और न्यूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। दीदी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे भी। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पे आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। दीदी, बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया। कल हम वापस आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आना। नीलिमा की होममेड चटनी और नूडल्स का टेस्ट दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो माँ, आज की कमाई। वाह, आज तो तुमने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है माँ। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक दिन नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उससे क्या करना चाहिए। माँ, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाओ या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करूँ, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, पर कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, और वो क्या है? दीदी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिक्स कर दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? अरे माँ, दीदी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो कैसे कोई बता सकता है कि कौन सा दीदी का है और कौन सा रेडीमेड? वैसे बात में तो दम है, पर फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही सही है नीलिमा। अगले दिन से नीलिमा ने पहले से दुगनी शेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस दिन नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आई। हम आए हैं दीदी की चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत टेस्टी है। देखते हैं।
वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा दीदी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस नूडल्स और चटनी कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो दीदी। भैया सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, माँ, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, पर आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़ा। अरे दीदी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरा आइडिया यूज करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ, कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से शेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट ले आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा के ठेले खोलते ही ग्राहक जमा हो गए। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक, मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। दीदी, स्वाद में कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है, पर अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का स्वाद भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार के शेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी। किसी को स्वाद में अंतर समझ नहीं आया क्या? नहीं माँ, उल्टा सब चाव से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया का आइडिया काम कर गया। माँ खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। धीरे धीरे नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पे भीड़ थी। फिर एक दिन नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो शेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के कस्टमर्स ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो बिल्कुल नीलिमा दीदी की तरह है। क्या सच में? एक एक करके सारे कस्टमर्स ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, बस 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों के स्वाद एक जैसे ही हैं। वो भी है। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पे कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। तो दीदी, आप भी दाम घटा दो। पर उससे मुनाफा कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने नया बोर्ड लगाया। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए का बोर्ड देखकर कस्टमर्स नीलिमा के ठेले की ओर गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की ओर मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वही बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरा आइडिया काम किया ना दीदी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे दाम नहीं घटा सकती। तो अब क्या करे? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा भला चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वही मेरा डूबना शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तू क्या करेगी? वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी।
पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने शेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने बोर्ड चेंज किया और 10 रुपए लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर कस्टमर्स नहीं थे, पर फिर एक औरत आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है दीदी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा स्वाद आपको मार्केट के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस औरत को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। धीरे धीरे नीलिमा के रेगुलर कस्टमर्स ने चाइनीज भेल चखी ये तो एकदम पुरानी वाली है, मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे कस्टमर्स नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, पर कोई वहाँ भटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, पर नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का व्यापार बढ़ा। वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने व्यापार में लालच को आने नहीं दिया।